जय हिंद साथियों, स्वागत है आज का सेशन जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, परिचर्चा करेंगे जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ रखा है। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कंटेंट हमने पढ़ रखा है उससे संबंधित आज हम लोग एमसीक्यू का विश्लेषण करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू का विश्लेषण करेंगे। इस सेशन का महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, परिचर्चा करेंगे, वो सभी क्वेश्चन पिछले आए हुए बोर्ड एग्जामिनेशन में सम्मिलित हैं। यानी कि सभी क्वेश्चन जो आप देखेंगे वो या तो बिहार बोर्ड, या तो झारखंड बोर्ड, या तो यूपी बोर्ड, या तो राजस्थान बोर्ड, ये सभी बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए एमसीक्यू के प्रश्न हम लोग परिचर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 1 पढ़े हुए सभी कंटेंट से। आइए शुरुआत करते हैं बिना समय व्यतीत करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके समक्ष जो है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए इंडिविजुअल यूनिट, ऑप्शन नंबर बी स्मॉल यूनिट, ऑप्शन नंबर सी इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। इसमें बच्चे गलती कर देते हैं सर। गलती क्या कर देते हैं? वो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं और टिक लगा देते हैं। उनको पता होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ इंडिविजुअल यूनिट, और वो ऑप्शन नंबर ए टिक लगा लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी, सी और डी पढ़ते भी नहीं है। तो सबसे पहले एमसीक्यू को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्वेश्चंस को बहुत प्यार से, बहुत सरल, बहुत सहज तरीके से पढ़ेंगे। जब हमने क्वेश्चंस को पढ़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड, तो हमने पाया मैक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड होता है इंडिविजुअल यूनिट में, ऑप्शन नंबर बी स्मॉल यूनिट में, ऑप्शन नंबर सी इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन कब आया सर? बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड 2016 कॉमर्स के एग्जामिनेशन में ये आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडी इन, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन आपके समक्ष, ऑप्शन नंबर ए इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, ऑप्शन नंबर बी इनकम थ्योरी, ऑप्शन नंबर सी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव। आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडी। तो कंज्यूमर बिहेवियर का स्टडी हम कहां करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में, यानी कि सूक्ष्म अर्थव्यवस्था या व्यष्टि अर्थशास्त्र। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा सर? करेक्ट आंसर। यानी हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर का स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडी अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपसे पूछा जा रहा है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अनुसार निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन आपके समक्ष है। ऑप्शन नंबर ए इंडिविजुअल यूनिट, ऑप्शन नंबर बी इकोनॉमिक एग्रीगेट, ऑप्शन नंबर सी नेशनल इनकम, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी करते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, यानी आपको जो दिख रहा है इकोनॉमिक एग्रीगेट के साथ साथ जो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको नेशनल इनकम, ये इसका स्टडी हम कहां करते हैं? इकोनॉमिक एग्रीगेट प्लस नेशनल इनकम, इनका स्टडी हम सर करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। यानी हम इनका अध्ययन कहां पे करेंगे? तो हम इनका अध्ययन करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अब अगर ऑप्शन को देखें तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, और ये जब ऑप्शन नहीं होंगे तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? इंडिविजुअल यूनिट। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडी अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपसे पूछा जा रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर या समष्टि अर्थशास्त्र के अनुसार निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन समझ है आपके। ऑप्शन नंबर ए नेशनल इनकम, बिल्कुल सर, नेशनल इनकम का स्टडी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही करते हैं। ऑप्शन नंबर बी फुल एम्प्लॉयमेंट, इनका भी स्टडी हम जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। ऑप्शन नंबर सी टोटल प्रोडक्शन, इनका भी स्टडी करते हैं। यानी उपरोक्त सभी जो ऑप्शन आपको दिए हुए, ये उपरोक्त सभी ऑप्शन सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन से उत्पादन के स्रोत हैं?
ठीक है, ऑप्शन आपके समक्ष है। ऑप्शन नंबर ए लैंड, लेबर, कैपिटल। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। याद रखेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितना होता है? 4 होता है, आपने पढ़ा है। कौन कौन सा सर? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो यहां पर आपको लैंड दिख रहा है, लेबर दिख रहा है, कैपिटल दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी में कौन सा दिख रहा है? ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर क्या होगा सर? ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपने देख रखा है ये प्रश्न कहां पे आया? जैक 2011 में आया हुआ। साथ ही साथ ये प्रश्न कहां पे आया हुआ सर? बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड 2015 आर्ट्स वाले एग्जामिनेशन में, आर्ट्स का जो इकोनॉमिक्स एग्जामिनेशन हुआ था उसमें भी ये प्रश्न आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है माइक्रो विच मीन्स स्मॉल बिलोंग्स टू, यानी माइक्रो शब्द जो है वो स्मॉल से, छोटा से शब्द से जो है वो बिलोंग्स करता है। ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। इसके संबंधित ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अरबिक वर्ड, ऑप्शन नंबर बी ग्रीक वर्ड, ऑप्शन नंबर सी जर्मन वर्ड, ऑप्शन नंबर डी है हमारा कौन सा? तो इंग्लिश वर्ड। तो हमने पढ़ रखा है सर, क्या पढ़ रखा है हमने? आप पढ़ाया आपको कंटेंट, जब हमने आपको पढ़ाया था क्या पढ़ाया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो किस लैंग्वेज से आया है। तो आपने पढ़ा था सर कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से आया है। और ग्रीक में कौन सा शब्द से आया है? तो आपने पढ़ा है ग्रीक में जो शब्द है सर वो कौन सा है? तो हमारा जो शब्द है वो है हमारा मिक्रो। ठीक है, और मिक्रो का मतलब क्या होता है सर? तो आपने पढ़ रखा है मिक्रो का मतलब होता है स्मॉल। ठीक है, यानी आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्रीक। यानी आपका माइक्रो विच मीन्स स्मॉल बिलोंग्स टू ग्रीक। किससे आता है सर? ग्रीक से। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यह प्रश्न किसमें आया हुआ सर? बिहार बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन 2011 2015 आर्ट्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 विच इकोनॉमिक्स डिवाइडेड इकोनॉमिक्स इन ब्रांच ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न ये पूछा जा रहा है आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को 2 क्रियाओं में विभक्त किया गया है, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। किस बेसिस पे? याद रखना है सर, किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी द इकोनॉमिक्स आर क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरी। द फर्स्ट इज कॉल्ड द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द अनदर इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। विच पर्सन, कौन पर्सन जो है उसने क्लासिफाइड किया था? ऑप्शन आपके समक्ष दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए मार्शल, ऑप्शन नंबर बी रिगार्डो, ऑप्शन नंबर सी रैंगर फ्रिस, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव। तो यह जो बात है यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, यह जो पहली बात जो कीवर्ड है, पहली बात जो प्रपोंड करने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन है? वो हमारे रैंगर फ्रिस साहब थे। यानी रैंगर फ्रिस साहब ने जो है वो पहली बार जो है वो क्या किया? माइक्रो और मैक्रो शब्द का कॉइन किया है, खोज किया। कब किया था सर? 1933 में। 1933 इन द ईयर ऑफ 1933 Ranger Friis are coined the 2 words micro and macro on the basis of economic activity. Economic activity के बेसिस पर उन्होंने अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांट दिया। एक का नाम बताया व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा को जो बताया वह समष्टि अर्थशास्त्र। पहली बार बताने वाले व्यक्ति कौन थे? रैंगर फ्रिस साहब। कब बताए थे? 1933 में। ठीक है, इससे 1930 से पहले इकोनॉमिक्स जो था वह मैक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का थ्योरी नहीं थी। 1930 तक सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, ये प्रश्न देखिए कहां पे है? बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड 2011 कॉमर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी आर इंक्लूड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। आपसे क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी क्रियाएं अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र की अध्ययन की सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? ऑप्शन को देखेंगे सर, ऑप्शन आपके समक्ष है। ऑप्शन नंबर ए इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड टू अनलिमिटेड वांट्स, बिल्कुल है सर, हम लोगों ने पढ़ा ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी पूछ रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी आर रिलेटेड टू लिमिटेड रिसोर्स, ये बात भी सही है। हम लोग ये भी पढ़ रहा है कि लिमिटेड रिसोर्स, हमने 2 बातें पढ़ा है। क्या क्या पढ़ा है सर? ठीक है, पहली बात हमने पढ़ा है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, दूसरी बात क्या पढ़ रखा है कि रिसोर्स आर लिमिटेड। और ये दोनों का हम स्टडी करते हैं, ये दोनों सब
जो स्टडी करते हैं वो किसके अंदर करते हैं सर? तो ये दोनों का स्टडी जो है ये हमारा सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं, ठीक है। और ये किसके अंदर है सर? इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर है। आपने ये कंटेंट पढ़ा होगा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। जब आप सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी जब आपके साथ कंटेंट डिस्कस किया था तब हमने ये बात आपके साथ साझा किया था कि मनुष्य की जो है वो आवश्यकताएं क्या होती है सर? मनुष्य की जो इच्छाएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं, लेकिन हमारे पास संसाधन क्या है? सीमित है। और इस असीमित आवश्यकताएं में से, सीमित संसाधन में से जब हम बेहतरीन का चयन करते हैं, यही क्या है? हमारा इकोनॉमिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर सी, बोथ, यानी ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखें, हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? भाई अपन तो नहीं है, ये बात तो क्लियर है, ऑप्शन देख के देना है। ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन कौन कौन से है? जेबी से, ठीक है। उसके बाद कौन सा है? माल्थस। ऑप्शन नंबर सी एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर डी जो है वो रॉबिन साहब है। तो सर ये तो आपको पता ही है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो कौन है? एडम स्मिथ साहब थे। एडम स्मिथ साहब इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। इन्होंने पहली बार जो है इकोनॉमिक्स के बारे में इंट्रोड्यूस किया था 1776 में। 1776 में इन्होंने पहली बार इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस किया था, आपने पढ़ा है। इन्होंने एक बुक लिखा था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने एक बुक लिखा और उस बुक में जो है वो इकोनॉमिक्स के बारे में परिचर्चा किया। कब किया? 1776 में इन्होंने परिचर्चा किया। और पहली बार इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस करने वाले जो व्यक्ति थे, ठीक है, वो कोई और नहीं एडम स्मिथ थे। और जिस कारण से एडम स्मिथ जो है वो हमारे क्या है? अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप, बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड 2017 और जैक बोर्ड 2020 में यह प्रश्न आया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम देखें सर तो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को बहुत प्यार से देखेंगे और समझेंगे। द वर्ड माइक्रो वाज फर्स्टली यूज्ड बाय, ये तो आपको पता ही है सर, अभी आपने जस्ट पढ़ा है कि पहली, आपसे क्या पूछ रहा, पहली बार माइक्रो शब्द को यूज करने वाला व्यक्ति कौन है? तो पहली बार जो दिए होंगे वही ना यूज किए होंगे, यस या नो? पहली बार जो इसको क्वाइंट किए होंगे, जो प्रपोंड किए हुए, जो खोज किए होंगे, यही यूज किए होंगे, यस या नो? तो बताइए मैक्रो और मैक्रो देने वाले व्यक्ति कौन थे? मैक्रो और मैक्रो यानी व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र को इंट्रोड्यूस करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? रैंगर फ्रिज साहब। कब किए थे? 1933 में, 1933 में, ठीक है। तो इसको ऑप्शन देख के देखेंगे। ऑप्शन के अनुसार मार्शल, ठीक है, बिल्डिंग या केन्स या रैंगर फ्रिज। तो आपने पढ़ा है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रैंगर फ्रिज साहब, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू हुम इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। आपसे पूछा जा रहा है किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान? आपको क्लू पकड़ना है। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है, देखिए वेलफेयर। और वेलफेयर की बात कौन कहता है? वेलफेयर की बात मार्शल साहब कहते हैं। ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन में कौन सा है? मार्शल साहब आपको दिख रहे हैं, पॉल सैमुएल्सन, जेएस मिल या एडम स्मिथ? नहीं सर, एडम स्मिथ जो है सर वो क्या कहते हैं? एडम स्मिथ साहब ने वेल्थ कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। पॉल सैमुएल्सन कौन सा सर? पॉल सैमुएल्सन साहब जो है वो डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट दिए थे। और जो मार्शल साहब थे वो कौन सा कॉन्सेप्ट दिए थे? वेलफेयर कॉन्सेप्ट दिए थे, ठीक है। तो आपको याद होगा कि मार्शल साहब जो है वो वेलफेयर कॉन्सेप्ट दिए थे। कौन सा कॉन्सेप्ट दिए थे सर? वेलफेयर कॉन्सेप्ट दिए थे। और वो कब दिया था, कब दिए थे? तो 1890 में दिए थे, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम एडम स्मिथ की बात करें सर, तो एडम स्मिथ कौन सा दिए थे? वेल्थ कॉन्सेप्ट दिए थे। और ये वेल्थ कॉन्सेप्ट कब दिए थे सर? तो आपने पढ़ा है 1776 में दिए थे। इसी प्रकार से बात करें तो डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट कौन दिए थे सर? डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट हमारे सैमुएल्सन साहब दिए थे। और ये कब दिए थे सर? 1948 में दिए थे। और जेएस मिल साहब जो है, जेएस मिल साहब ने सपोर्ट किया था, ठीक है। जेएस मिल साहब ने क्या किया था? सपोर्ट किया था। तो करेक्ट आंसर क्या था हमारा सर? जेएस मिल साहब सपोर्ट किसको किए थे? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि हमने आपको कंटेंट में पढ़ा रखा था, कंटेंट में हमने आपके साथ डिस्कस किया था, ठीक है, कि जेएस मिल साहब, ठीक है, साथ ही साथ जो है वालकर, या हमने पीगू कैनन के बारे में बताया था कि पीगू और कैनन या जेएस मिल साहब जो है वो किसको सपोर्ट किए। तो आपका कमेंट में आप जरूर बताएंगे जेएस मिल साहब किसको सपोर्ट किए थे? वेल्थ कॉन्सेप्ट को यानी, या फिर वेलफेयर कॉन्सेप्ट का? का सीधा मतलब है मार्शल के साइड थे ये, या फिर वो एडम स्मिथ के साइड थे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, पिन करेंगे। ये क्वेश्चन कहां पे आया हुआ सर? ये क्वेश्चन देख सकते हैं बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड 2015, 2017, झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड 2012 और 2018, ठीक है, आर्ट्स में। यानी ये प्रश्न जो है वो 4 बार जो है वो आ चुका है, बिहार बोर्ड में 2 बार और झारखंड एकेडमिक काउंसिल में 2 बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर बात करें तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आपसे क्या पूरा क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इस चीज को ध्यान से समझना है, जिस भी प्रश्न में नॉट लग जाएगा ना सर, इसको विशेष इज्जत देना है, ठीक है। क्योंकि आपसे ये प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा या निम्न में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है, नहीं है पूछा है, ठीक है। तो आप तो पढ़े हैं ना कि कौन कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, आपने पढ़ा है कितना होता है सर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आपने बताया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं, 4 होते हैं सर। कौन कौन सा, तो आपने पढ़ रखा लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये जो है वो 4 जो है क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब देखते हैं ऑप्शन के अनुसार, ऑप्शन के अनुसार जो है वो कौन सा है सर, लैंड बिल्कुल है, लेबर भी है, कैपिटल भी है, तो कौन सा नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा नहीं है। तो मनी जो है वो सर क्या हमारा नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, ये किसमें आया सर, बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड 2012 और 15 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडी अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपसे पूछा जा रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में से निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इंडिविजुअल फैमिली। में आपको सीधा और स्पष्ट बात बता रहा हूं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग इंडिविजुअल, जहां आपको इंडिविजुअल दिखे वही करेक्ट आंसर होगा। इंडिविजुअल फैमिली बिल्कुल होगा, इंडिविजुअल फर्म बिल्कुल होगा, इंडिविजुअल इंडस्ट्री बिल्कुल होगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फैमिली, ये सारी चीजों को बारे में अध्ययन करते हैं। यानी इंडिविजुअल यूनिट की हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा सर, करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज बीइंग स्टडी अंडर व्हिच ब्रांच। आपसे पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्र विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन को देखेंगे ध्यान से, ऑप्शन नंबर ए माइक्रो इकोनॉमिक्स, ऑप्शन नंबर बी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ऑप्शन नंबर सी एबव 2, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है। तो देखिए सर, अर्थशास्त्र विषय वस्तु का अध्ययन हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी करते हैं, साथ ही साथ हम मैक्रो में भी करते हैं, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के साथ साथ हम समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका होगा ऑल ऑफ द एबव, यानी एबव 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 15। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेलफेयर इकोनॉमिक्स। ठीक है, आप देखिए नॉट लगा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, नॉट। तो नॉट वाले प्रश्न को बड़ा ध्यान से समझेंगे। क्या पूछ रहा है, निम्न अर्थशास्त्री में से कौन सा कल्याणी विचारधारा या कल्याण विचारधारा के नहीं है प्रश्न। ऑप्शन को देखेंगे ध्यान से, ठीक है। ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे जेबी से, मार्शल, पिगू और कैनन। तो याद रखिएगा, हमने आपको पढ़ाया भी है कंटेंट के समय, और हमने उस समय आपको बताया था कि चीजें याद रखना है। एम से मार्शल हो गए, ठीक है, उसके साथ साथ पी से पीगू हो गए और सी से हमारे कैनन हो गए, यानी एम पी सी। आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है, जब आगे के चैप्टर्स आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पर आपको पढ़ा होगा एमपीसी मतलब मार्जिनल प्रोपोर्शनिटी टू कंज्यूम। ठीक है, आपको जब थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर हम आपके साथ परिचर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो वहां हम आपको पढ़ाएंगे एमपीसी मार्जिनल प्रोपोर्शनिटी टू कंज्यूम। लेकिन अभी आपको याद रखना है, एम फॉर मार्शल। अभी आप क्या याद रखेंगे सर, अभी आप याद रखेंगे एम फॉर मार्शल, ठीक है। साथ ही साथ पी से क्या याद रखेंगे, पी के साथ आप याद रखेंगे, पी का मतलब हो गया पीगू, और सी का मतलब क्या हो गया हमारे कैनन। सी का मतलब क्या हो गया हमें सारे, कैनन। यानी मार्शल, पीगू और कैनन ये किसके ये एक पार्टी के आदमी थे, ठीक है, ये एक पार्टी के एक साथ मिले हुए थे, ठीक है। यानी कि पीगू साहब ने सपोर्ट किया मार्शल साहब को, और कैनन साहब में भी सपोर्ट किया। देखते हैं ना, जब दो गुट आपस में जो है वो युद्ध करते हैं, तो कुछ लोग इसके सपोर्ट में होते हैं, कुछ लोग दूसरे पक्ष के सपोर्ट में होते हैं। तो वेलफेयर के सपोर्ट में पीगू और कैनन थे, ठीक है। किसके सपोर्ट में, वेलफेयर कॉन्सेप्ट, याद रखेंगे कौन सा कॉन्सेप्ट, वेलफेयर कॉन्सेप्ट के सपोर्ट में थे, ठीक है। ये सपोर्ट करने वाले व्यक्ति हैं। कौन सा बच गया, तो जेबी से साहब जो हैं वो बच गए। तो आपसे तो वही तो प्रश्न पूछ रहा है कि कौन नहीं, तो कौन नहीं किए थे वेलफेयर का सपोर्ट, तो कौन नहीं किए थे,
जेबी से साहब। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, हु सेड इकोनॉमिक्स इज समटाइम्स पॉजिटिव साइंस एंड समटाइम्स नॉर्मेटिव साइंस। पूछा जा रहा है किसने कहा कि अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान होता है। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, यानी कि निम्न में से कौन सा जो है, उन्होंने ये कह रखा है कि इकोनॉमिक्स जो है वो कभी पॉजिटिव साइंस होता है और कभी नॉर्मेटिव साइंस होता है। हमने जब आपको कंटेंट आपके साथ डिस्कस किया था वहां हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि क्या होता है पॉजिटिव साइंस और क्या होता है नॉर्मेटिव साइंस। ठीक है, वहां पे हमने आपको डिस्कस किया है, आपने वहां पे बहुत प्यार से चीजों को पढ़ लेंगे और समझेंगे। तो कौन जो है वो ये बात बोले? ठीक है, तो मार्शल साहब बिल्कुल भी नहीं बोले हैं सर। ठीक है, किन साहब भी नहीं बोले हैं, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा बचा? यानी कि फ्रेडमैन साहब ने यह जो स्टेटमेंट दिया है, क्या स्टेटमेंट दिया है कि इकोनॉमिक्स जो है वो कभी पॉजिटिव साइंस होता है और कभी नॉर्मेटिव साइंस होता है। इस सेशन को देखने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।